हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख जो क्षेत्रीय भाषा है खोरठा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको अनाउंसमेंट में भी दिया था कि ये खोरठा से संबंधित चीज़ें मैं अब वीडियो में भी लाऊंगा, तो उसी क्रम में मैं आज ये पहला वीडियो लाया हूँ जिसमें खोरठा भाषा साहित्य के जो प्रमुख चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड में होने वाली जो सीजीएल परीक्षा है उस परीक्षा में इस टॉपिक को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले की परीक्षा जो कि इसी सिलेबस के आधार पर झारखंड में एसआई का जो वैकेंसी हुआ था, जो आया था, नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था जिस पर बहाली हो चुकी है, उसमें भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे इसी सिलेबस के आधार पर पूछे गए थे। तो हम ध्यान में रखेंगे उस चीज़ का, और जीपीएससी में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। झारखंड में साहित्य का हर एक पहलू को बात करेंगे। आज झारखंड में साहित्य में ध्यान देंगे हम लोग कहानी को। ठीक है, कहानी में जो पढ़ना है सीजीएल का टॉपिक में वो है कहानी। एक छाहर किताब का नाम है, जो किताब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये किताब है। इस किताब में कहानी दिया गया है। लगभग 10 कहानियाँ इस किताब में है, जो 10 कहानियाँ आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो हम लोग आइए देखते हैं इस कहानी में। कहानी का, चूँकि ये कहानी किताब में जो नाम दिया गया है, किताब का नाम छाहर, ये कहानी के संग्रह है, जिसको कि कहनिक गोछा खोरठा में कहनिक गोछा कहा जाता है। जो आप यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं, खोरठा साहित्य में हम बात कर रहे हैं छाहर का। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर जो छाहर कहानी का संग्रह किताब है उस किताब के बारे में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के लेखक, इस कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं चितरंजन महतो चित्रा। क्या नाम है? चितरंजन महतो चित्रा। इस कहानी में इसको खोरठा में कहनिक गोछा कहा गया है। ठीक है, कहनिक गोछा, खोरठा में इसको कहनिक गोछा कहते हैं। गोछा यानी कि संग्रह। इसमें 10 कहानियाँ दी हुई हैं, जिसमें 10 कहानी का नाम आप याद रखेंगे। क्या क्या नाम है? पहला का नाम है छाहर, दूसरा का नाम है बोनेकलोर यानी कि जंगल के आंसू, उसके बाद हम कैसे जियब यानी कि हम कैसे जिएंगे, उसके बाद बुबा एगो कहानी कही दे यानी कि बुआ एक कहानी कह दो, उसके बाद गुरु जी के फिकिर यानी कि गुरु जी की यानी कि मास्टर साहब का या शिक्षक की चिंता, उसके बाद है समय कटवा तस खेला यानी कि समय काटने वाला ताश का खेल, उसके बाद है सांस्कृतिक झगड़ा यानी संस्कृति का झगड़ा, उसके बाद है चोर डाकू और लुटेरा, ये कहानी का नाम है। उसके बाद नाम है नावा जिमीदार यानी कि नया जमींदार कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो है कहानी का नाम, वो नाम है देवता के खाए गेले डाकिन यानी कि देवता को डाकिन खा गई। ये कहानी का जो है शीर्षक रहा है, और इसी 10 कहानियों को शामिल किया गया है छाहर किताब में। इस कहानी के लेखक आपको फिर से बता दें, चितरंजन महतो चित्रा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन सारी कहानियों में आपको खोरठा का जो भाषा है उस भाषा में ओरमांझी और रामगढ़ जिले में पढ़ने वाले जो खोरठा का असर है, उस खोरठा का असर इस किताब पर साफ झलकता है। इसकी भाषाओं में, इसके कहानी के जो शब्द लिखे गए हैं, इस कहानी में जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों पर
उस क्षेत्र का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि चितरंजन महतो चित्रा साहब रामगढ़ के ही रहने वाले थे, इसीलिए वहाँ का जो बोलचाल है, बोलचाल की भाषा जो है खोरठा में, उस खोरठा का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। हम आपको इस चैप्टर के बारे में, इस खोरठा भाषा का प्रभाव के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि खोरठा भाषा का प्रभाव को यदि देखें तो अलग अलग देखा जाता है। झारखंड के रामगढ़ ज़िले में, अब रामगढ़ ज़िले बोकारो ज़िले में एक अलग प्रकार का प्रभाव है, जबकि हजारीबाग के इचाक क्षेत्र में खोरठा का भाव कुछ परिवर्तित हो जाता है। कुछ अलग अलग जो शब्द हैं उनका उपयोग किया जाता है, बोलने का भी कुछ तरीका चेंज होता है। साथ में यदि बता दें तो झारखंड में ऐसे ज़िले, ऐसे खोरठा के ज़िले जो कि बिहार से सटे हुए हैं, वहाँ का खोरठा में आपको बिहारी लैंग्वेज का जो प्रभाव है उसका देखने को मिलेगा। साथ में यदि पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िले हैं तो उसमें बंगाली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छाहर कहानी में कहाँ खोरठा के किस क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपको लगाना है रामगढ़ या आपको बताना है गोला चितरपुर क्षेत्र का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चितरंजन महतो चित्रा के कुछ जो पारिवारिक जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको समझते हैं। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म जो है वो है जितिया के दिन में। जितिया के दिन में आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो जितिया के दिन में कब हुआ था, डेट ईस्वी सन को नहीं दिया गया किताब में, छाहर किताब के में से ही आपको बता रहे हैं। तो छाहर किताब में इनके जन्म वर्ष के बारे में नहीं दिया गया, बल्कि दिन के बारे में दिया गया है कि उनका जन्म जो है वो जितिया के दिन में हुआ था। इनके 10 भाई बहन में चितरंजन महतो चित्रा जो है वो 10 भाई बहन में सबसे छोटे थे, जिसमें 6 बहन और 4 भाई थे। सबसे छोटे कौन थे, तो चितरंजन महतो चित्रा जी थे। उसके बाद इनका जन्म स्थान जो है वो गांव का नाम लारी है, जो कि पोस्ट भी था, और थाना और जिला दोनों रामगढ़ है। ठीक है, ग्राम पोस्ट लारी, थाना और जिला रामगढ़ के ये रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम जो है, उनके पिता का नाम है वो घनेनाथ महतो, जबकि इनकी माता का नाम धन्या देवी है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इनके परिवार में इनके जो मंझले भाई थे, नाम था विजय राम महतो। विजय राम महतो जो कि मंझला भाई थे, इनका जीवन जो है वो अपनी इसी भाषा को विकास करने में बीता। काफ़ी नामी व्यक्ति रहे हैं खोरठा भाषा में। तो इस परिवार में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम खोरठा भाषा के विकास में और खोरठा भाषा के साहित्य में लिया जाता है। पहला नाम तो आपको बता दें चितरंजन महतो चित्रा जी ही रहे हैं। दूसरा नाम जो महत्वपूर्ण है वो है विजय राम महतो। आपसे पूछा जाएगा विजय राम महतो कौन से स्थान पर थे, अपने परिवार में भाई में सब मंझले थे। ठीक है, इसके साथ अब हम बात करते हैं इसमें छाहर कहानी के बारे में। तो छाहर कहानी में जो नायक है वो 2 हैं। 2 नायक हैं, एक का नाम है रोहन और दूसरा का मोहन। इसके साथ साथ इस कहानी में नाम रख लिया गया है एक जमींदार का। उस जमींदार का नाम है सूर्य नारायण चौधरी, जो कि कहानी में इसको सुरुज बाबू के नाम से भी रखा गया खोरठा भाषा में, क्योंकि नाम जो है वो खोरठा में अलग उच्चारण किया गया है, तो उसका प्रभाव सुरुज के बारे में लिखा गया, सुरुज बाबू या सुरुज चौधरी। जबकि जिम्मेदार का जो नाम है वो सूर्य नारायण चौधरी है। इसके साथ साथ अन्य जो इस कहानी के जो पात्र हैं उसमें है एक दारू दुकान का मालिक जिसका नाम है छगन साव, और एक और पात्र है कहानी का जो है गुरुजी या मास्टर जी, जिसका नाम है देव नारायण चौधरी,
जिनका नाम इस कहानी में देवा जी या चौधरी जी या गुरु जी के नाम से बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं इस कहानी में आखिर ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्या कहानी का सारांश है। उस कहानी के सारांश को समझ लीजिए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कहानी से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो कहानी जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा तो उसका प्रश्न का उत्तर आप देना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम इस कहानी को भी आपको बता रहे हैं सारांश के रूप में। कहानी शुरू होती है रोहन और मोहन के दोनों जो सूर्य नारायण चौधरी हैं उसके घर में दोनों काम करते हैं, और दोपहर का समय में धूप ज़्यादा होती है तो ये छांव की तलाश में किसी पेड़ के नीचे आते, पेड़ की तलाश में निकलते हैं, जिसमें पेड़ आता है ताड़ और खजूर का। ताड़ और खजूर के छांव में ये सुस्ताने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको वहाँ उसका कोई फल नहीं मिलता, यानी कि उनको सुकून नहीं मिलता है उनकी छांव में, क्योंकि छांव बहुत कम होता है और आसपास की जो गर्मी है उससे इनको आराम नहीं मिलता है। तो ये फिर दौड़े हुए निकलते हैं, तो वहाँ आप कई सारे पेड़ आसपास में मिलते हैं, जिसमें आम, जामुन, महुआ के पेड़ लगे होते हैं। तो वहाँ ये जाकर के सुस्ताते हैं, और ये काम उनका लगभग 15 दिन चलता है, और इस क्रम में वे कई अपने दुख सुख की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी क्रम में एक बार 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन ये क्रम चलता है, आकर के वे वहीं सुस्ताते हैं, और 15 दिन के बाद जो बालू के ख़त्म हो जाने के कारण से सूर्य नारायण चौधरी का घर का काम एक ही बेला चलता है, यानी कि एक ही समय तक, दिन भर का आधे समय तक का काम चलता है, आधे समय छुट्टी हो जाती है। तो उस छुट्टी के दौरान ये आकर के फिर उसी पेड़ की छांव में वे सुस्ताते हैं, और वहाँ रोहन मोहन से अपनी दिल की बातें पूछता है। कहता है कि रोहन, आखिर ऐसा क्या है कि तुम्हारा जो रहन सहन है तुम्हारा हमसे अच्छा रहा, दोनों मज़दूर ही हैं, दोनों का कमाई एक जैसा है, एक ही पैसा कमाते हैं, लेकिन तुम्हारा रहन सहन, तुमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, अच्छे से तुम रहते भी हो, घर परिवार अच्छा से रह रहा है, तो आखिर क्या कारण है। ये सब बोलते बोलते रोहन के आंखों में आंसू भी छलक जाते हैं। तो मोहन इसके बारे में उत्तर देता है कि हम जो है वो हमारा इसमें काम जो है वो सबसे बड़ा सहयोग हमारे गुरुजी का रहा है। तुमने एक छाह को पकड़ा, उस छाह में, यहाँ बात वो छाह के बारे में बताता है, उस ज़मींदार के बारे में जिसके यहाँ रोहन जो है वो काम करता है, जिसकी जी हुजूरी वो करता है। इसका बाप दादा यानी कह सकते हैं तो पूर्वज से इसका जो कार्य है वो उसी सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ काम करने पर उसी के ऑर्डर को पालन करना होता है। तो ये उसी को कहता है कि तुम तो उसी की जी हुजूरी करते रह गए, मैंने अपने काम से काम रखा, मैं अपना कमाता हूँ, दिन भर अपने शरीर को खटाता हूँ और शाम में खा करके सोता हूँ। ये सारी चीज़ें वो बताता है, और यहाँ ये बातें ख़त्म हो जाती हैं। इसी दौरान में एक क्या कहते हैं उसको, ताड़ी वाला आता है। ताड़ी वाला से यहाँ जो रोहन है वो ताड़ी वाला से 2 गिलास ताड़ी पीता है, जबकि मोहन ताड़ी वाला से ताड़ी ना पी करके पानी मांगता है कि 2 गिलास हमको पानी दे दो। तो ताड़ी वाला यहाँ ये भी कहता है कि मेरे पास जो अच्छे सही ढंग से रखे हुए जो पानी है उसको मात्रा में कम है। तो मोहन कहता है कि मेरे उस पानी के बदले में तुम पैसे ले लो, परंतु हमको पानी पिला दो, हम ताड़ी नहीं पिएंगे। तो वो बिना पैसे लिए हुए उसको पानी पिला करके वो चला जाता है। इसका प्रभाव रोहन पर पड़ता है, और लगभग 1 महीने के बाद फिर से वो दोनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ इसी क्रम में एक क्या होता है कि दोनों चलते हुए जाते हैं, और चलते हुए जब वो घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि एक बेरा ही काम रहता है, तो घर की ओर निकलते हैं। घर दोनों का अलग अलग टोले में है, लेकिन गांव एक ही है। उस गांव की ओर जब जाते हैं तो रास्ते में ही एक दारू का दुकान, शराब की दुकान मिलती है, जिसका जो दुकानदार जो है, दुकान का मालिक है, उसका नाम छगन साव है। वह छगन साव
रोहन और मोहन दोनों को देखता है तो मोहन की आवभगत करता है, मोहन को बुलाता है और बुला करके उसको नाश्ते के लिए जोर करता है। तो मोहन नाश्ता करता है परंतु उसका पैसा वो देता है। इसमें पैसा न लेने की बात छगन साहब करता है कि आज आप पहली बार आए हैं तो आज आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप कुछ और भी खाने पीने यानी कि पीने की बात करता है, दारू पिलाने के वो लालच देता है। लेकिन मोहन उसमें नहीं फंसता और मोहन आगे चला जाता है। तब रोहन मोहन से पूछता भी है कि आखिर तुम्हें ये जब तुमको फ्री में मिल रहा था तो फ्री में तो तुम दारू क्यों नहीं पिया, या तुमने उसके जो प्रस्ताव थे उसको ठुकरा क्यों दिए। तो मोहन बोलता है कि आज तो ये फ्री पिला रहा था, लेकिन ये जब हमारी आदत बन जाएगी तब ये हमसे पैसे वसूलेगा, तो उससे अच्छा है कि हम इसको आज मौका ही ना दें। यही सब सारी बातें आती हैं। ये लगभग 1 महीने के बाद फिर से मिलते हैं। मोहन अपने शहर की ओर से आता है और ये वहीं रोहन जो है वो सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ से काम करके आते रहता है। दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलते हैं तो दोनों हालचाल पूछते हैं। मोहन रोहन से पूछता है कि क्या हालचाल है। गोतिया बोलता है क्या हालचाल है गोतिया। तो गोतिया यहाँ कहने का मतलब है कि दोस्त यार भाई, ठीक है। तो वह बोलता है कि बढ़िया है, अब तो दारू भी लगभग छूट गया है, कभी कभार पीते हैं और बढ़िया चल रहा है, अब शरीर को खटाते हैं, बढ़िया अभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ज़िंदगी के बारे में वो बात करता है। इसी तरह बात करते करते रोहन कहता है कि आज हमें अपने गुरुजी से मिलवा दो। तो गुरुजी की बात, चूँकि मोहन इससे पहले उससे बोल चुका होता है कि उसके जीवन को सुधारने में गुरुजी की बात है, तो रोहन जो है वो गुरुजी से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। तो मोहन उसको लेकर के गुरुजी के, जो कि गुरुजी का नाम क्या है, देवनारायण चौधरी, देवाजी के पास ये चले जाते हैं, जहाँ गुरुजी इससे दक्षिणा के बारे में बात करते हैं। जो वहाँ दक्षिणा की बात है तो रोहन कहता भी कि हम काश देने सकेंगे, लेकिन जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य है वो हम आपको देंगे। यहाँ गुरुजी उसको खूब पूछते हैं और उस पूछने के दौरान उसको कहते हैं कि यदि तुम मेरे 3 शर्तों को मानोगे तो मेरा दक्षिणा भी पूरा हो जाएगा। तो ये 3 शर्तों में पहला शर्त होता है कि दारू मौत को छोड़ देना, यानी कि दारू से छुटकारा पाना, जिसको कि गुरुजी बोलते हैं ये मन का थामना, मन को थाम लो, यानी कि दारू ये सबसे छुटकारा पाओ। दूसरा कहते हैं तन को थामना, यानी कि जितना अपने शरीर को खटाओ। हराम है, यानी कि आराम करने से अच्छा है कि आप अपने शरीर को खटाओ और अपने यानी कि ज़िंदगी को अच्छा करो। तो दूसरा ये शर्त होता है। तीसरा शर्त होता है छाहर के लालच से दूर करो, अपने आप को छाहर के लालच से दूर करो। अब यही जो कहानी है वो इसके अर्थ को बहुत ज़्यादा विस्तृत कर देता है। यहाँ तीसरा जो शर्त है छाहर, ये इसका अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है, क्योंकि छाहर का जो अर्थ बताया जाता है, जिसमें चितरंजन महतो चित्रा जी इसके लास्ट पेज में, लगभग लास्ट पेज के 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ के बाद कहते हैं कि छाहर कहाँ नहीं है, छाहर सब जगह है। छाहर ऊपर भी है, छाहर नीचे भी है, छाहर बायां भी है, छाहर दाहिना भी है, छाहर के ऊपर छाहर है, ऐसे करके कई सारी बातें वो बोलते हैं। कहने का मतलब है कि लालच कहाँ नहीं है, लालच सब जगह है। तुमको लालच से बाहर निकलना है। जब तक लालच से बाहर नहीं निकलोगे कभी भी विकास तुम्हारा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि इस कहानी से चितरंजन महतो चित्रा जी ने छाहर कहानी के माध्यम से 2-3 चीज़ें समाज के बारे में बताई हैं। पहली चीज़ें बताई कि शराब से कई परिवार जो हैं उनकी स्थिति दयनीय स्थिति हो गई है। जबकि दूसरा जो है वो है कई सारे लोग जो हैं वो अपने समाज के कई ऐसे ज़मींदार टाइप के जो लोग हैं उनके यहाँ काम करके बेगारी काम करके अपना जो कीमती समय वो बर्बाद कर रहे हैं। जो समय वो अपने विकास में लगा सकते थे वे दूसरे के यहाँ बैठ बेगारी का काम करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो तीसरे चीज़ के बारे में कहते हैं कि छाहर यानी कि लालच के बारे में, कि लालच आप छोड़िए, लालच जब तक रहेगा तब तक
आपका विकास संभव नहीं है। ये कहानी का सारांश था। अब यहाँ देख लेते हैं कि कहानी से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहले छाहर का मतलब। छाहर का मतलब क्या होता है? तो छाहर का मतलब होता है छांव। ठीक है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहानी के अनुसार से छाहर का मतलब क्या होता है। चितरंजन महतो की चित्रा की जो छाहर कहानी है, उस कहानी में छाहर का मतलब क्या दिखाया गया है? तो छाहर का मतलब यहाँ लालच बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि छाहर में कितने कहानियों का संग्रह किया गया है। तो छाहर जो कहानी संग्रह है उसमें से 10 कहानियों का संग्रह है। ठीक है, पहली कहानी छाहर, दूसरी और अंतिम कहानी जो है वो है देवता के खाए गए डाकिन, ये है अंतिम कहानी। ठीक है, उसके बाद कहाँ आपसे पूछा जा सकता है चितरंजन महतो चित्रा जी के पारिवारिक जिंदगी के बारे में, जहाँ से इनके माता पिता का नाम, कितने भाई बहन थे, कब जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे। जितिया के दिन जन्म हुआ था। पिता का नाम घनेनाथ महतो और माता का नाम धनिया देवी था। 10 भाई बहन थे, जिसमें से 6 बहन और 4 भाई थे। सबसे छोटे ये थे। और भाषा के विकास में इनके मंझले भाई विजयराम महतो का भी योगदान रहा था। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि छाहर कहानी में नायक कौन है। तो नायक 2 हैं, जिन एक का नाम रोहन और दूसरा का नाम मोहन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मोहन का चरित्र किसको प्रतिनिधित्व करता है। तो मोहन का चरित्र जो है वो हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति, जो कि लालच किसी के प्रभाव में आने से दूर रहने वाला व्यक्ति के बारे में प्रतिनिधित्व करता है। जबकि रोहन एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, समाज के एक ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो दूसरे के यहाँ जी हुजूरी का काम करते हैं। सामाजिक बुराइयों जैसे कि अपने व्यक्तिगत कह सकते हैं व्यक्तिगत बुराई, जैसे शराब पीना, शराब पी करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार का विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसके मास्टर जी का क्या नाम था, गुरु जी का क्या नाम था। तो मास्टर जी का नाम देवनारायण चौधरी और जमींदार का नाम सूर्य नारायण चौधरी। यहाँ आपसे क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है देवनारायण चौधरी ने कितने शर्त रखे थे, और उसमें से पहला शर्त कौन था, दूसरा शर्त कौन था, तीसरा शर्त कौन था, इसको याद रखें। ठीक है, तो ये है कहानी का सार और इसमें है पहली कहानी। मिलते हैं छाहर की कहानी को अगले भाग में, जिसमें अगले कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग यह जो भाग है छाहर कहानी का संग्रह का, ये कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं। जैसा आप लोग चाहेंगे उस कहानी को उसी भाषा में हम आपको बताएंगे। साथ में आप लोगों को चूँकि मैंने बताया था कि ये खोटा में बताएंगे, लेकिन अभी खोटा में बताने का मतलब होगा कि खोटा का व्याकरण को भी समझना। तो खोटा का व्याकरण हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताते चलेंगे कि कौन सी भाषा कैसे लिखी जाती है, कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है। जब तक वो नहीं समझेंगे ज़रा मुश्किल होगा। इसीलिए आज हम इसको अपनी हिंदी भाषा में ही आपको बताए हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।